प्रिय छात्रों, हम देख रहे थे बड़े घर की बेटी पाठ या फिर कहानी के संदर्भ में, जिसके रचयिता है प्रेमचंद। तो बड़े घर की बेटी कहानी में अब तक आपने देखा है कि बेनी माधव सिंह का परिवार है, जहाँ पर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हो या फिर उनके पूर्वज जो है, मतलब क्या कह सकते हैं आप, संपत्ति से हो सकता है या फिर उनके धरोहर से हो सकता है, बहुत ही अच्छे या फिर बहुत ही उनकी धरोहर से अच्छे खानदान के एक परिवार रहा है। मतलब उनके गांव में नामी परिवार उनका रहा है बेनी माधव सिंह का। और उनके जो है दो पुत्र हैं, श्रीकंठ सिंह जो पहला लड़का है, जो बीए तक की डिग्री हासिल कर चुका है। दिखने के लिए जो है बहुत ही हल्का बदन है उनका, इतना मतलब मोटा या फिर ऐसा नहीं है, बहुत ही पतला है। और उसके साथ जो है अपने काम में, मतलब बीए पदवी उन्होंने प्राप्त किया है, तो उसके संदर्भ में जो है उनका नौकरी भी दफ्तर में लग गया है। काम करते हुए भी अलग अलग कामों में भी वो वहाँ पर जुड़ गया है। काम गांव के संदर्भ में हो सकता है, काम के संदर्भ में हो सकता है, और उससे जो है आयुर्वेदिक जो औषधि होते हैं, जड़ी बूटी वगैरह जो कहा जाता है, उसमें रुचि होने के कारण उसमें भी दिलचस्पी दिखाकर उसकी भी जो है वो पढ़ाई करता है और उसकी जानकारी भी वो दूसरों को देता है। तो मतलब अलग अलग संदर्भ में जो है श्रीकंठ सिंह जो है अपनी जो सेवा है वो देता है। और अपने गाँव में जो गौरीपुर जहाँ पर वो रहते हैं गांव, तो वहाँ पर जो है जो रामलीला का आयोजन किया जाता है, फिर रामलीला चलती है, उसके जन्मदाता के रूप में रहकर उसमें भाग लेना, उसका आयोजन करना वगैरह जो है श्रीकंठ सिंह करता है। और दूसरा लड़का है बेनी माधव सिंह का, तो वो है लाल बिहारी सिंह, जो श्रीकंठ सिंह के ठीक विपरीत में है। तो विपरीत में मतलब जो है दिखने के लिए मोटा है, मतलब खा पीकर, छोटा लड़का है, लाडला है, तो इसी कारण से खा पीकर मौज मस्ती करते हुए आराम से, आयु कम नहीं है, बड़ा है, छोटा मतलब घर में छोटा लड़का होने के कारण या फिर छोटी संतान होने के कारण जो है खा पीकर उसे तंदुरुस्त बनाकर अच्छे से उसकी देखभाल किया गया हो, तो इसीलिए जो है वो श्रीकंठ के विरोध में रहा है। दिखने के लिए मोटा है, दुबला है, और गाँव जो है उनके घर में जो मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाय भैंस वगैरह है, तो उसकी दूध वगैरह की कमी नहीं है, तो दूध वगैरह पीकर खा पीकर मस्त रहकर आराम से है, ऐसे लाल बिहारी है। और श्रीकंठ सिंह का स्वभाव है, तो वो जो है हमारे भारतीय संस्कृति जो रहा है, भारतीय संप्रदाय जो रहा है, उसे ज़्यादा ही वो पसंद करता है। और इसीलिए जो है उसे गांव में जो संयुक्त परिवार हुआ करते हैं, उन्हें वैसे ही रहना पसंद है। और कोई ऐसे मतलब स्त्री से ही झगड़ा होता है कहा जाता है, और स्त्री से ही एक घर बनता है ये भी कहा जाता है। दोनों स्त्री के हाथ में है, स्त्री के संदर्भ में कहा जाता है। अगर कोई ऐसी स्त्री ललनाएं हो या फिर स्त्री अगर संयुक्त परिवार को तोड़कर एकल परिवार में अपने घर को बांट देते हैं, तो श्रीकंठ सिंह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो क्या करता है कि ऐसे जो कोई भी परिवार में मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उनको मिलाकर जो है उनको ऐसे अलग रहने के लिए कभी वो सलाह नहीं देता है। उनको संयुक्त परिवार में ही रहने के लिए वो हमेशा जो है इस तरह की सलाह देते रहता है। लेकिन कुछ स्त्रियों को ये जो इस तरह का काम करता है ना, तो ये जो है कुछ स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब घर में मतलब बहुत सारे सदस्य होते हैं, संयुक्त परिवार मतलब ज़्यादा सदस्य होते हैं, बहुत लोग मिलजुल कर रहना है, किसी न किसी विषय से अगर मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस संदर्भ में क्या हो जाता है, तो वहाँ पर हमें ठीक तरह से रहने के लिए नहीं होता है, या फिर हम लोगों का भाव ठीक से नहीं आते हैं, कोई भी काम करो उसके लिए ताने सुनने पड़ते हैं, ऐसे अलग अलग कारण आ जाते हैं। तो कुछ स्त्रियों के संदर्भ में क्या हो जाता है, इस तरह रहना जो है मतलब रोज़ झगड़ा करके, मनमुटाव करके एक ही घर पर रहने से अच्छा है कि हम लोग अपना घर अलग बनाएं, या फिर हमारी खिचड़ी अलग से पकाई जाए। इस प्रकार जो है वहाँ पर श्रीकंठ सिंह के कुछ स्त्रियां विरोध में थे, तो इसीलिए जो है वहाँ पर श्रीकंठ सिंह के इस विचार से कभी कभार उसकी पत्नी भी जो है विरोध करती थी। तो पत्नी के संदर्भ में उनका परिचय दिया गया है। श्रीकंठ सिंह की पत्नी का नाम आनंदी है। आनंदी भूप सिंह की बेटी है। तो भूप सिंह जो है यहाँ पर तालुकेदार के रूप में जो है उन्होंने काम किया है, या फिर काम सेवारत था, तो इस कारण से उसे या फिर उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उनके यहाँ पर कोई वस्तु हो या फिर कोई मतलब कुछ भी हो, उसके लिए कोई कमी नहीं है श्री भूप सिंह के संदर्भ में। तो भूप सिंह के लिए क्या हो गया है, 7 लड़कियां हैं,
तो सातों लड़कियां जो है जीवित रही है, लेकिन उनके लिए कोई बेटा या फिर बेटे के रूप में कोई संतान नहीं रहा है, तो उसके लिए वो अपने आप को अभागा मानता है, ये अलग बात है। ठीक है, तो 7 लड़कियां हैं, तो 7 लड़कियों का अच्छे से उन्हें देखभाल करना है, क्योंकि उसमें उसके लिए या फिर उनके घर में पैसे के संदर्भ में हो सकता है या फिर सुविधाओं के संदर्भ में हो सकता है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि तालुकेदार के रूप में वो काम कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है। तो उस संदर्भ में क्या है, तो नौकर चाकर से लेकर हर कोई वस्तु उसमें शामिल है। तो इसीलिए भूपसेन क्या करता है, पहले कि अपनी 3 बेटियों को अच्छे घराने देकर अच्छे से विवाह कर लेता है, धूमधाम से विवाह कर देता है। तो उसके लिए पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, क्योंकि जब हम धूमधाम से करते हैं या फिर ज़्यादा अय्याशी के साथ हम लोग कुछ काम करेंगे या फिर समारोह का आयोजन करेंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च होते ही है। तो उसी तरह भूपसिंह के लिए भी हो गया। तो इस कारण से क्या हो गया, तो अभी जो तीसरी लड़की का विवाह कर दिया उन्होंने, तो उसके कारण से उनके सिर पर जो है 15-20 हज़ार का जो है ऋण लग जाता है। ऋण मतलब लोन है, कर्ज है, कर्ज लेना पड़ा और कर्ज अभी उनका बाकी रहा है। तो अभी उनकी लड़कियां हैं तो उनका भी अभी विवाह करना है। तो चौथे नंबर पर है आनंदी। तो आनंदी जो है उन सभी अपने भाई बहनों के बीच में जो है बहुत ही सुंदर, गुणवती और रूपवती जो है रही है, मतलब संस्कारी लड़की है, अच्छे से सब कुछ देखभाल करते हुए सब कुछ समझकर या फिर नादान जो है आनंदी रही है। तो अब जो है नादान होने के कारण, अच्छे सयानी होने के कारण उसका जो है विवाह भूपसिंह अच्छे घराने में करना चाहता है, लेकिन अब उसे सीख मिल गई है, ज़्यादा मैं पैसे खर्च करूँगा तो आगे भी लड़कियाँ हैं तो उनको भी उसे देखना है। तो इस कारण से वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह करना है। तो मतलब आनंदी के विवाह को लेकर उसी चिंता में वो रहा, कैसे लड़का ढूंढना है, किस तरह ढूंढना है ताकि उनका खर्च भी कम हो जाए और अच्छा भी लड़का उनके लिए मिल जाए, इस खोज में वो रहता है। तो उसी समय जो है किसी कारणवश किसी काम से जो है वहाँ पर चंदा मांगते हुए जो है श्रीकंठ उनके घर पर आया हुआ होता है। तो जिस प्रकार श्रीकंठ मतलब भूपसिंह के साथ मिलता है, उनका व्यवहार है, फिर उनका स्वभाव जो देखने के लिए मिलता है, तो भूपसिंह को श्रीकंठ अच्छा लगता है। तो इसीलिए श्रीकंठ को जो है आनंदी के साथ विवाह करने के लिए वो मना देता है और आनंदी और श्रीकंठ सिंह का विवाह जो है वो करा देता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब जो है आगे हम लोग देखेंगे तो कहानी के आगे के भाग में किस प्रकार जो है यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। तो देखिए आगे का भाग है, आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहेली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान भी देखे ही न थे। देखिए कैसे हैं, तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि आनंदी तो नए घर में आ गई, मतलब विवाह करके आ गई है, तो विवाह करके आ गए, लेकिन यहाँ पर देखती है तो यहाँ का पूरा जो है रूप रंग या फिर जो भी यहाँ पर देख रही है तो बिल्कुल अलग है अपने घर से। तो आपने देखा है भूपसिंह के संदर्भ में कहानीकार किस तरह वर्णन किया है। तो वहाँ पर हर किसी के लिए जो है नौकर चाकर थे, नौकरों की वहाँ पर कोई कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक देहाती के घर में जिस तरह होता है, देहाती गांव ग्रामीण प्रदेश में जिस तरह का घर होता है, छोटा सा मकान हो, मकान मतलब रहने के अनुकूल में जो उनका छोटा सा मकान है और उसके साथ कोई इतना जो है सुविधाएं नहीं है जितनी सुविधाएं उसे अपने पिता के घर पर मिलते थे। नौकर चाकर इतने नहीं हैं और हर काम के लिए वहाँ पर नौकर चाकर थे, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और उसके साथ जिस तरह वो पली बड़ी थी, मतलब अमीर खानदान है, भूपसिंह का ताल्लुकेदार रहा है और लड़कियों के लिए कोई कमी वो नहीं किया था। तो उनके लिए जो कुछ भी वहाँ पर पहनावे से लेकर, देखिए किस तरह यहाँ पर कहानीकार कहता है, पहनावे से लेकर हर किसी वस्तु के संदर्भ में जो है आनंदी को कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस संदर्भ में क्या हो गया, तो यहाँ पर जब आई विवाह
विवाह होकर आई है, मतलब बहू बनकर इस घर में आई है, श्रीकंठ सिंह के या फिर बेनी माधव सिंह के घर पर आई है, तो उसे जो है अपने जो साथ जो कुछ भी लाई है, तो देखिए वहाँ पर किस तरह का वहाँ पर परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, और उस स्थिति के अनुसार हमें कैसे वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, समझौता करना होता है। तो वही कहानीकार यहाँ पर बताया है। तो वहाँ पर न कोई ऐसे कोई खिड़की नहीं है, ऐसी कोई दीवार नहीं है, मतलब आलीशान मकान नहीं है श्रीकंठ सिंह का, छोटा सा मकान है जो रहने योग्य होता है। तो इसलिए वो दीवार के लिए कोई पर्दे नहीं है, खिड़की के लिए कोई पर्दा नहीं है, और उन्होंने रेशम का जो स्लीपर होते हैं, मतलब घर में जो पहनने के लिए होता है, या फिर उनके वगैरह जो हम स्लीपर्स वगैरह पहनते हुए देखे होंगे आप लोग, तो उस तरह के जो स्लीपर्स वगैरह होते हैं तो वो भी लाई है साथ में। लेकिन वो पहनती भी कहाँ है, बाग ही नहीं है, बाग मतलब गार्डन जैसे हमारे घर के सामने जो बड़ा सा घर है, मकान है, तो गार्डन बनाते हैं, गार्डन में हम लोग घूमते हैं, तो वो भी जो है उसे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो पहनती कहाँ है, जो मतलब जो कुछ भी वस्तुएं लाई थी वो वैसे ही रख गई थी, और उसके साथ उनके घर के मतलब अभी जो इस विवाह होकर बहू बनकर जिस घर में आई है उसी को उसे अभी अपना मानना है, अपना घर मानकर उसे चलना है। तो इसीलिए वो क्या करती है, तो उस घर के जिस तरह के रीति रिवाज है, जिस तरह का रहने का ढंग है, तरीका है, उसी के साथ अपने आप को भी ढाल लेती है। तो श्रीकंठ सिंह के घर पर जिस तरह की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में वो अपने आप को डाल लेती है, और डालकर उसी के समान जो है वो रहने लगती है, मतलब अपने अनुकूल जो है इस तरह वो बनाकर चलती है। तो आगे देखिए, एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसी की राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। तो देखिए तो यहाँ पर एक दिन का जो है घटना या फिर चित्रण यहाँ पर कहानीकार कर रहे हैं। तो एक दिन दोपहर का समय है, तो वहाँ पर लाल बिहारी जो है खाने के लिए आने का समय है। तो लाल बिहारी बाहर से मतलब घर खाने के लिए आता है, तो वहाँ पर साथ में जो है वो चिड़िया लाया है पकाने के लिए, तो मांसाहारी जो खाना होता है उसके अनुकूल। तो वो जो है वो मतलब आनंदी घर पर है, तो वो पहले से ही खाना बनाकर तैयार रखी है अपने देवर को, वहाँ पर खाना परोसने के लिए तैयारी में है। लेकिन लाल बिहारी जैसे ही बाहर से आया तो पकाने के लिए चिड़िया खुद लेकर आता है और उसे पकाने के लिए भी कहता है। कहा गया है, देवर ने कहा गया, मना कैसे करती है? तो इसीलिए वो पकाने के लिए बैठती है, पकाती है। तो खाना बनाते समय, व्यंजन बनाते समय वो क्या करती है, जो थोड़ा सा घी था वो पूर्ण घी जो है उसमें डालकर वो खाना बना देती है। जब खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर खाना परोसा जाता है लाल बिहारी को, और लाल बिहारी खाने के लिए बैठता है। तो खाना शुरू करता है, लेकिन वो देखता है दाल में घी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर पूछता है, मतलब लाल बिहारी को, तो दाल में घी क्यों नहीं है? तो आनंदी उत्तर देती है, तो घी जो है मैंने मांस में डाल दिया, जो उन्होंने पकाने के लिए कहा था पूरा घी मैं उसमें डाल दिया, इसलिए वो बचा नहीं है। तो वहाँ पर लाल बिहारी खाने के लिए बैठा है, उसे घी की कमी लगी है, तो वो फिर से पूछता है, अभी परसों ही लाया था, ऐसे इतनी जल्दी कैसे उठ गया? तो वहाँ पर वो आनंदी उसके लिए उत्तर देती है, मतलब लाल बिहारी कहता है अभी हाल ही में कुछ ही दिन हो गए थे लाकर, तो इतनी जल्दी कैसे वो खत्म हो सकता है? तो आनंदी उत्तर देती है, वो पाव भर से भी कम था, मतलब कम था घी, जो पाव मतलब उसके तोलने का है, घी वगैरह जो द्रव पदार्थ होते हैं तो उसे जो तोला जाता है, तो वो जो है पाव भर से भी कम रहा होगा, जितना भी था उतना पूर्ण मैंने उसमें डाल दिया, मुझे पता नहीं चला, इस प्रकार वो जो है कह देती है। तो देखिए लाल बिहारी उसके उत्तर में क्या कहता है, जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को बावज की यह टिढ़ाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिलक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहाती हो। देखिए लाल बिहारी
जल्दी से जो है एकदम से क्षुब्ध हो जाता है, बिगड़ जाता है या फिर आवेश में आ जाता है। क्षुधा से बावला मनुष्य कहानीकार यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं प्रेमचंद, मतलब कोई व्यक्ति अगर पहले से ही आवेश में है, गुस्से में है, या फिर वो ठीक तरह से उस मार्ग पर नहीं है, तो उसे थोड़ा भी अगर विषय मिलता है तो इसलिए वो कहती है सूखी लकड़ी जिस प्रकार जल्दी से जल्दी वो वहाँ पर जलकर उठती है या फिर जलने के लिए वो जितना आसानी से आग को पकड़ लेती है, उसी समय अभी लाल बिहारी का समय है या फिर लाल बिहारी का स्वभाव बना हुआ है। छोटी छोटी से बात पर जो है अभी वो आवेश दिखा रहा है। जिस प्रकार वो आनंदी कहती है थोड़ा ही गीता मैंने मांस में डाल दिया तो इसमें क्या गलत था, तो उसे ऐसे ही खाकर चले जाना था या फिर निकल जाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो उसी घी के विषय में जो है वो वहाँ पर कह देता है कि उसे जो है मतलब जिस प्रकार वो आनंदी उत्तर दे रही थी वो ठीक नहीं लगा, तो शायद वो भी हो सकता है, या फिर स्त्री होकर इस तरह उन्होंने उत्तर दिया ये भी कारण हो सकता है। जो भी हो, लाल बिहारी को आनंदी का ये जो उत्तर है या फिर प्रतिक्रिया ठीक नहीं लगता है, और इसलिए वो क्या करता है कि झट से वो कह देता है कि मतलब चाहे तुम्हारे मैके में घी की नदी बहाना ही क्यों है, मतलब उसके घर में कोई कमी नहीं थी, पहले से आप देखे हैं, तो इसीलिए वो कहता है मैके में तो चाहे घी की नदी बहा लो, मतलब चाहे वो घी की नदी ही बहाकर तुम आई हो, मतलब इतने आराम से सुख सुविधा से तुम यहाँ पर वहाँ पर रही होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। इस अर्थ में जो है लाल बिहारी आनंदी के साथ आवेश में बिगड़ पड़ता है। तो देखिए आगे, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोले, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चकाते। देखिए कैसे विषय या फिर छोटी सी बात या फिर एक छोटा सा सन्निवेश कैसे वो बिगड़ता हुआ रूप ले रहा है। तो वहाँ पर जो है आनंदी के लिए या फिर आनंदी जिस प्रकार वो प्रतिक्रिया दे रही थी, लाल बिहारी को ठीक नहीं लग रहा था, तो वो भी जो है आवेश में आकर आनंदी के साथ व्यवहार कर रहा था। और उसके साथ क्या हो गया, तो वहाँ पर जो है जिस प्रकार वो मैके को लेकर बात करता है या फिर मैके के विषय जो उठाता है, तो ये जो है आनंदी को सहन नहीं होता है। तो आप आम बात है जानते भी हैं, अगर कोई विवाहित स्त्री है तो मैके को लेकर कोई निंदा करता है, कभी वो सहन नहीं करती है। माता पिता के घर को लेकर कोई बुरा कहता है, उसको लेकर कोई ताने सुनाता है, बिल्कुल उसे पसंद नहीं आता है। तो आनंदी की भी स्थिति अब ऐसी ही है। तो उसे जो है वो सहन करने के लिए नहीं होता है जब वो मैके को लेकर बात करता है या फिर मैके की हंसी उड़ाता है। तो इसलिए वो कहती है कि उसकी निंदा वो सहन नहीं कर पाती है मैके की, क्यों वो सहन कर सकती है। और बात भी सच है कि उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो इसीलिए वो भी जो है वहाँ पर उत्तर देती है। देखिए कैसे वो प्रतिक्रिया देती है, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। तो उनके यहाँ पर हाथी पला करते थे वो लोग, हाथी को भी अगर रख कर वो उसका पालन पोषण करते तब भी उसके घर में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इस अर्थ में वो कहती है। और साथ ही में कहती है जितना घी आज उन्होंने इस्तेमाल किया है खाने के संदर्भ में, उतना घी जो है उनके घर में रोज नाई ना कहा, मतलब जो काम करने वाले नौकर वगैरह है, तो वो लोग जो है इतना घी आराम से खा लेते हैं हमारे घर में, हमारे खाने का हिस्सा अलग ही है। इस अर्थ में वो जो है उत्तर देती है, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगता मैके की निंदा करने के कारण। तो देखिए फिर आगे का रूप क्या होता है। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। देखिए कैसे वहाँ पर विषय बढ़ रहा है। तो वो कहते हैं मतलब लाल बिहारी को अच्छा नहीं लगता है, फिर उसे वो जो आवेश था, गुस्सा था, बढ़ने लगा था आनंद की वजह से या फिर उनकी प्रतिक्रिया की वजह से। तो वहाँ पर जो है एकदम से वो क्या करता है, ताली उठाकर पलट देता है और वो ये भी कहता है, उसका मन लग रहा है कि उसका जीभ खींचकर मतलब मारने के लिए भी उसका मन हो रहा है। भाभी है, भाभी के स्थान पर है, ये भी कहा जाता है, भाभी को माँ के रूप में देखा जाता है। लेकिन लाल बिहारी जो है अपने भाभी के साथ
आनंदी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा था। थोड़ा तो उसे सब्र रखना था, इस तरह जो है उसे कहना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो है बात बिगड़ रही है, बिगड़ते ही जा रही है। तो इसलिए उसके मन में जो आवेश था, उस आवेश के कारण लाल बिहारी क्या कहता है कि उसे पकड़कर उसे मारने के लिए भी तैयार है, इस प्रकार वो कह देता है। तो आनंदी को भी क्रोध आता है, क्यों सहन करती है, कौन है लाल बिहारी, आखिर में देवर है, पति तो नहीं है और कोई नहीं है, और फिर उसके यहाँ पर वो रखकर नहीं है, उनके लिए खाना बनाकर तैयार करके रखी है। और वो जो है जिस तरह वहाँ पर मैके की बात आने के कारण उसे गुस्सा आ जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तो वो प्रतिक्रिया देती है। तो इसीलिए जो है उसे लाल बिहारी का इस तरह मारने की बात वगैरह, खींच खींचना वगैरह जो भी बात है, जी पकड़कर मतलब मारना कैसे होता है, एक लड़की के लिए, स्त्री के लिए अपमान है, तो उसे जो है वो अच्छा नहीं लगता है। उसी बात से उसे क्रोध आता है और उस क्रोध में वो कहती, आज ये होते तो मजा चकाते, मतलब उनके पति अगर उनके साथ होते तो उनके साथ इस तरह होने के लिए नहीं देते, या फिर इस तरह का व्यवहार वो भी बर्दाश्त नहीं करते। तो श्रीकंठ साथ में रहने वाला नहीं है, तो काम के सिलसिले में बाहर रहता है, तो इसलिए वो अपने पति को लेकर वो याद करती है। तो देखिए किस तरह घटना आगे बढ़ती है। अब अपड़ उज्जड़ ठाकुर से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी फेंकूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। देखिए वहाँ पर जो भी वहाँ पर घटना हो रही थी, या फिर लाल बिहारी और आनंद के बीच में ये जो मनमुटाव चल रहा था, तो वहाँ पर जो है बुजुर्ग बेनी माधव सिंह बैठे हैं। तो दिया गया है कि उसे अपड़ उज्जड़ जो है ठाकुर कहा गया है, मतलब वो अपड़ है, अनपढ़ है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो वहीं पर वो घर पर बैठा हुआ है, उम्र हुआ है, बूढ़ा हो गया है, तो वहाँ पर बैठा हुआ है और ये सब शायद वो हरकतें देख रहा था, या फिर घर में जो चल रहा है वो देख रहा था। और आनंदी जिस तरह वो प्रतिक्रिया कर रही थी, जो कुछ भी वहाँ पर बता रही थी, पति को लेकर जिस तरह वो बात करती है, शायद बेनी माधव सिंह को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपने बेटे की तरफ ही वो होते हैं, अलग बात है। तो उसी प्रकार जो है वो अपने मतलब बेनी माधव सिंह की पत्नी जो है एक आम घर से वो जो है आई हुई लड़की थी, तो इसीलिए जो है जैसे घर में कहा जाता है वैसे ही वो अपना सिर झुकाकर रहकर निकल गई है। शायद अब वो जीवित नहीं है, लेकिन आनंदी ऐसे नहीं है और यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं है, इस प्रकार वो खुद को मानती है। तो इसीलिए जो है उत्तर देने में क्या हर्ज है, वो भी मैके की बात आ गई, तो इसलिए वो आवेश में आकर सब कुछ वो जो है वहाँ पर लाल बिहारी को उत्तर दे रही थी। तो दोनों वहाँ पर पुरुष है, तो उन दोनों को ठीक नहीं लगता है। स्त्री होकर और बहू बनकर घर में आई है और इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से क्या करते हैं, वहाँ पर वो जो है बेनी माधव जहाँ पर वो बैठा हुआ था, अपना खड़ाऊ निकाल कर उसे फेंक देता है। खड़ाऊ तो उसके लिए क्या कहते हैं आप, जो हाथ में जो बड़े बड़े पहनते हैं ना, तो उसके लिए खड़ाऊ कहा जाता है। तो खड़ाऊ के संदर्भ में जो है वहाँ पर आप लोग ये भी कह सकते हैं, कड़ाऊ के संदर्भ में है। तो कड़ाऊ मतलब जो है हम जो पहनते हैं, पहनावा या फिर जूता आप कह सकते हैं। ऐसे ही जूता आप कैसे कहेंगे, जो पहले के ज़माने पहना करते थे, लकड़ी के या फिर चमड़ी के जो जूते पहनते हैं, आजकल वो देखने के लिए कम मिलता है। लेकिन गांव वाले जो होते हैं, किसान होते हैं, ज़मींदार जो होते हैं, खेती बाड़ी का जो काम करते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो जूते हैं तो लकड़ी का या फिर काठ का या फिर चमड़ी का बना हुआ होता है। मतलब बहुत ही मतलब क्या होते हैं, वो बहुत ही रफ होते हैं, बहुत ही भारी होते हैं, वजनदार होते हैं और उसके लिए कील लगे होते हैं। ठीक है, लोहे के कील लगे होते हैं। जैसे उसे पहनकर चलते हैं तो टक टक की आवाज़ आती है। अगर आप सुने हैं तो, अगर आपकी कल्पना में है तो अच्छी बात है। उसके लिए पादुका भी कहा जाता है। लकड़ी के, बड़े बड़े मोटे लकड़ी के या फिर चमड़ी के, खासतौर पर चमड़ी या फिर काठ के जो उसके साथ जो जूते बनाते हैं, लोहे के
जो कील होते हैं उसका इस्तेमाल करके उसके लिए खड़ाऊ कहा जाता है। असल में वो है, मतलब जो पहनावा है वो है। तो ये भी जमींदार है बेनी माधव सिंह, वो पहनकर वहीं पर वो बैठा हुआ है अपनी गद्दी पर या फिर बिस्तर पर बैठा हुआ है, वहीं पर उनके खड़ा हुए है पैर के यहाँ पर। तो वो क्या कर रहा है, जो सन्निवेश चल रहा था, सिचुएशन चल रहा था, आनंदी जिस प्रकार प्रतिक्रिया दे रही थी उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जहाँ पर वो बैठा हुआ है तो अपनी खड़ाऊ उठाकर, पादुका जो है उसे उठाकर जो है आनंदी की तरफ जो है वो फेंक देता है। तो वो जो है एकदम से इसे फेंकने के कारण जो है वहाँ पर आनंदी उससे बचने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है और एकदम से जो है उसका निशाना जो है उनके सिर पर लगने वाला था वो चूक जाता है, आनंदी के हाथ पर वो लग जाता है। भारी होते हैं और एकदम से जोर से मारने के कारण आनंदी को जो है उससे चोट पहुँचती है और उंगली, मतलब हाथ जैसे वो आगे बढ़ाती है तो उसके कारण से जो है उनकी उंगली पर जो है चोट आ जाती है और आनंदी जो है उससे बचने के लिए जो है कोशिश करने के कारण और उसके साथ उनके ससुर जिस तरह का व्यवहार करता है आनंदी को अच्छा नहीं लगता है। तो बड़े बुजुर्ग है और वो इस तरह उसे मारने के लिए कोशिश किए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो रोते हुए कांपते हुए जो है सीधा अपने कमरे में चली जाती है। मतलब वो जिस तरह के जिस पर काम कर रही थी या फिर जिस तरह की उनकी हरकतें थी तो उसे जो है वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए आनंदी सीधा अपने घर पर चली जाती है। देखिए छात्रों, यहाँ पर इस परिचय के अंत में है आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई है ना, आया हुआ ना। तो खून का घूंट पीना ये जो है मुहावरा है, मुहावरा उसके लिए कहा जाता है। तो आप लोग इससे पहले भी इसे जाने होंगे, पहचाने होंगे। पहली बार है मैं बता रही हूँ, बार बार फिर मैं दोहराने वाले नहीं हूँ। खून का घूंट पीना मतलब जो है पूर्ण जितना भी दुख था उसे सहन करके, अपनी जो गम है, दुख है, संताप है उसे सहन कर अपने अंदर ही रखकर रह जाना, चुप हो जाना उसके लिए कहा जाता है। इसलिए खून का घूंट पीना कहा जाता है, मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ ये बनता है, तो ये आपको परीक्षा में आता है। मुहावरे और उसके साथ अर्थ जो है आपको जोड़कर लगाकर आपको लिखना होता है, ठीक है। पाठ के बाद और एक बार मैं दोहराऊंगी, लेकिन पाठ के बीच बीच जो भी इस तरह के मुहावरे आते हैं उसके संदर्भ में पाठ के बाद आप लोगों को जो है ये दिया गया है तो आपको इसे ध्यान में रखना है मुहावरों के संदर्भ में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ेंगे। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर श्रीकंठ सिंह या फिर लाल बिहारी के संदर्भ में है। तो श्रीकंठ सिंह जो है शनिवार को घर आते हैं, हफ्ते भर तक घर में नहीं रहते हैं, शनिवार के दिन घर आने वाले हैं, मतलब अपने काम से वगैरह फुर्सत करते हुए शनिवार को घर लौटने वाले हैं। और घर में ये जो घटना हुई थी ये बृहस्पति को हुई थी। बृहस्पति गुरुवार के दिन है। घर में ये सब घटना गुरुवार के दिन हुआ था और उस दिन से आनंदी बेचैनी थी। अब श्रीकंठ आया है, पति आया हुआ है, पति के सामने सब कुछ उसे अभी बताना है, सब कुछ अपने मन की जो बात है उसे व्यक्त करना है। लेकिन श्रीकंठ की ऐसी नीति नहीं है, श्रीकंठ की शैली ही अलग है। जैसे उसका गांव आया हुआ या फिर घर आया हुआ ही सुनते हैं तो गांव के कई सारे जो है अलग अलग युवा लोग हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, कुछ सलाह मशवरा करने के लिए हो सकते हैं, कई सारे लोग पहले से ही जमा होते हैं।
हैं और उनके घर पर इतने सारे जमा हो गए हैं लोग, तो श्रीकंठ उनके साथ में ही बात करते हुए समय बिता रहा है। आनंद यहाँ पर राह देख रही है, इंतजार कर रही है, लेकिन श्रीकंठ अभी तक घर पर या फिर घर के अंदर नहीं गया है। तो उसका जो है सब्र खोता जा रहा है, लेकिन श्रीकंठ अपने नियम के अनुसार बाहर बैठकर अपने साथियों के साथ, अपने युवाजनों के साथ या फिर गांव के जो युवा लोग हैं, युवक हैं, उनके साथ जो कुछ भी विषय थे या फिर जो भी उन्हें सलाह मशवरा करनी है, जिस विषय को लेकर चर्चा वगैरह करनी है, गांव के हो सकते हैं, गांव के सुधार में हो सकता है, अलग अलग विषयों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, इधर उधर की बात। और जब चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो कई सारी बातें जुड़ जाते हैं और चर्चा वो जो है लंबी होती है, बड़ी होती जाती है। तो इतना देर हो गया, इतना देर हो गया, वो शाम से ही आए हैं, शाम से वहीं पर बैठे, घर के अंदर तक नहीं गए हैं। अब रात का समय हो गया, रात का खाने की बारी आ गई है, इतना समय हो गया, तब जाकर लोग एक एक करके निकल गए। तो उनकी जो पंचायत, वहाँ पर लोगों की पंचायत बैठी हुई थी, तो वो लोग एक एक करके निकल जाते हैं, वहाँ से वो बाहर चलते हैं। तो बाहर चलने के कारण जो है उसके बाद श्रीकंठ अंदर जाता है। जैसे ही मतलब वो अंदर जा रहा है, तभी लाल बिहारी पहले ही श्रीकंठ से कह देता है कि आप जरा भाभी को संभाल लीजिए, उनसे कह दीजिए चुप रहने के लिए कहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है वो आनंदी को लेकर लाल बिहारी अपने भाई के सामने वो कह देता है। पूर्ण घटना तो नहीं कहता है, क्या हुआ है कुछ नहीं, लेकिन आनंदी को समझाने के लिए वो कह देता है।